सन 1955 मुंबई का डोंगरी इलाका। रात के करीब 9 बजे समुद्र की नमकीन हवा गलियों में घुसती थी और उसके साथ घुसती थी गरीबी का वो गंध जो एक बार नाक में बस जाए तो उम्र भर नहीं जाती। डोंगरी की तंग गलियों में एक छोटे से चौल में इब्राहिम कास्कर नाम का एक पुलिस कांस्टेबल रहता था। ईमानदार आदमी था, सरकारी नौकरी थी, लेकिन तनख्वाह इतनी कम थी कि महीने के आखिर में चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो जाता था। उसी चौल में, उसी तंगी में, उसी भूख में एक बच्चे ने आंखें खोली। नाम रखा गया दाऊद इब्राहिम कास्कर। उस रात किसी को नहीं पता था कि इस एक बच्चे के जन्म के साथ भारत के अपराध जगत का एक नया और सबसे काला अध्याय शुरू हो रहा है। दाऊद बचपन में तेज था, आंखों में एक अजीब चमक थी, वो चमक जो किताबों में नहीं बल्कि गली की जिंदगी में सीखने से आती है। डोंगरी की गलियों में उसने जल्दी समझ लिया कि यहाँ दो ही रास्ते हैं, या तो बाप की तरह सारी जिंदगी वर्दी पहनकर दूसरे के आगे झुकते रहो, या फिर वो बनो जिसके आगे दूसरे झुके। दाऊद ने दूसरा रास्ता चुना। किशोर अवस्था में ही उसने छोटी छोटी गैंग बनानी शुरू कर दी, इलाके के बड़े लड़कों से दोस्ती की, डर दिखाना सीखा और धीरे धीरे उसका नाम डोंगरी की गलियों में गूंजने लगा। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात मुंबई के उस शख्स से हुई जिसे पूरा शहर सुल्तान की तरह जानता था। वो शख्स था हाजी मस्तान। हाजी मस्तान मुंबई का पहला बड़ा डॉन, सोने और चांदी की तस्करी का बेताज बादशाह। सफेद कपड़े, सफेद गाड़ी और एक ऐसी शख्सियत जो कमरे में घुसते ही हवा बदल देती थी। दाऊद ने मस्तान को देखा और उसकी आंखों में एक नई भूख जाग उठी। यह भूख पैसों की नहीं थी, यह भूख थी ताकत की। मस्तान की छत्र छाया में दाऊद ने तस्करी के धंधे की बारीकियां सीखी। समुद्र के रास्ते माल कैसे आता है, बंदरगाह के कौन से अफसर खरीदे जा सकते हैं और किसी को डराना हो तो हाथ उठाने से पहले दिमाग कैसे चलाया जाता है। यह सब दाऊद ने इसी दौर में सीखा। लेकिन दाऊद सिर्फ सीखने के लिए नहीं आया था, वो एक दिन खुद मालिक बनना चाहता था। सन 1980 मुंबई का माहौल बदल रहा था। अपराध की दुनिया में नई ताकतें उभर रही थी। पुराने डॉन कमजोर पड़ रहे थे और इसी दौर में दाऊद ने अपनी खुद की गैंग खड़ी की, जिसे बाद में दुनिया ने जाना डी कंपनी के नाम से। यह सिर्फ एक गैंग नहीं थी, यह एक साम्राज्य था। दाऊद ने अपने भाई सबीर को साथ लिया, अपने विश्वास पात्र साथियों को इकट्ठा किया और मुंबई की हर गली, हर बंदरगाह, हर कस्बे में अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया। नशे की तस्करी, हथियारों का धंधा, जमीन की वसूली, फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगाना, डी कंपनी ने हर जगह अपना हाथ डाला जहाँ पैसा था, और जो रास्ते में आया वो मिटा दिया गया। लेकिन हर साम्राज्य को एक दुश्मन मिलता है। दाऊद का दुश्मन बना छोटा राजन, एक वक्त का करीबी साथी, डी कंपनी का ही हिस्सा। लेकिन दाऊद का झुकाव धीरे धीरे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की तरफ होने लगा और जब 1993 का वो काला दिन आया तब छोटा राजन ने अलग रास्ता चुना। यह अलगाव खून से लिखा गया। दोनों के बीच में एक ऐसी जंग शुरू हुई जो मुंबई की गलियों से निकलकर दुनिया की कई देशों तक फैल गई। एक दूसरे के आदमी मारे जाते थे, लेकिन दाऊद का साम्राज्य था कि टूटने का नाम ही नहीं लेता था। सन 1993 12 मार्च मुंबई, सुबह के 11:05। उस दिन मुंबई ने जो देखा उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। एक के बाद एक 13 बॉम्ब धमाके। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेंचुरी बाजार, झवेरी बाजार, एयर इंडिया बिल्डिंग, पूरा शहर दहल गया। 257 निर्दोष मारे गए, 700 से ज्यादा घायल हुए। और जब जांच एजेंसियों ने तार जोड़ना शुरू किया तो हर धागा एक ही नाम तक पहुंचा, दाऊद इब्राहिम। इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था टाइगर मेमन, लेकिन हथियार, पैसा, लॉजिस्टिक सब कुछ डी कंपनी ने मुहैया कराया था। और डी कंपनी को निर्देश मिले थे ISI से, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से, जो दाऊद को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही थी। उन धमाकों के बाद दाऊद का भारत में रहना नामुमकिन हो गया। वो पहले दुबई भागा। दुबई में उसने अपना नेटवर्क और फैलाया, बड़े बड़े कारोबारियों से संपर्क बनाए, रियल एस्टेट में पैसा लगाया, हवाला के जरिए पूरे दुनिया का काला धन घुमाया। लेकिन भारत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा तो दुबई भी सुरक्षित नहीं रहा। तब ISI ने उसे वो जगह दी जो उसकी आखिरी पनाहगाह बनी, कराची, पाकिस्तान। वहाँ क्लिफ्टन इलाकों में एक आलीशान बंगले में दाऊद इब्राहिम बस गया। पाकिस्तान सरकार बरसों तक यह कहती रही कि दाऊद उनके देश में नहीं है, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसी के पास सबूत थे, पते थे, फोन नंबर थे, तस्वीरें थी। अजीत डोभाल, जो उस दौर में खुफिया दुनिया का सबसे तेज दिमाग माना जाता था, उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा कि दाऊद कराची में है और ISI उसे सुरक्षा दे रही है। कराची में दाऊद का साम्राज्य आज भी चलता है। डी कंपनी अब सिर्फ मुंबई की गलियों तक सीमित नहीं है, ये एक बहुराष्ट्रीय अपराध नेटवर्क है। नशे की तस्करी अफगानिस्तान से शुरू होती है, पाकिस्तान के रास्ते यूरोप और कई देशों तक पहुंचती है। हवाला नेटवर्क के जरिए अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। क्रिकेट में सट्टेबाजी का धंधा चलता है और कभी कभी जब जरूरत हो एक फोन कॉल पर कहीं भी कोई भी काम हो सकता है। अमेरिका ने दाऊद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। भारत ने उसके प्रत्यर्पण की मांग दर्जनों बार की है। इंटरपोल का रेड नोटिस है उसके नाम, लेकिन दाऊद आज भी आजाद है। यह वो सवाल है जो हर भारतीय के दिल में उठता है। एक ऐसा इंसान जिस पर सैकड़ों मौतों का खून है, जिसने एक पूरे शहर को दहलाया, जिसे दुनिया का सबसे
खतरनाक अपराधी माना जाता है, वो आज भी किसी आलीशान बंगले में बैठकर अपना साम्राज्य चला रहा है? इसका जवाब सिर्फ एक जगह मिलता है, भू राजनीति में। दाऊद अब सिर्फ एक अपराधी नहीं है, वो एक राजनीतिक हथियार है। एक ऐसा हथियार जिसे पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सहेज कर रखा है। जब तक यह खेल चलता रहेगा, दाऊद का साम्राज्य चलता रहेगा। डोंगरी की उस तंग गली में जन्मा वो लड़का आज भी दुनिया का सबसे ताकतवर देशों को अपने अस्तित्व से परेशान किए हुए है। यही उसकी सबसे बड़ी जीत है और शायद हम सबकी सबसे बड़ी हार।